हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में न्यूटन के लॉज मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होते हैं और इनका क्या आपस में रिलेशन है। उनकी वजह से लीनियर मोमेंटम वगैरह क्या होता है, उनका कैसे कंजर्वेशन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप इसके पहले के वीडियोस देखिए, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिवेटर प्रॉब्लम के बारे में। एलिवेटर प्रॉब्लम, एलिवेटर का मतलब क्या होता है? लिफ्ट। जो लिफ्ट आप यूज करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए फ्लोर्स में, तो एलिवेटर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होता क्या एलिवेटर प्रॉब्लम। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पता होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब हम जरा जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका नाम ही रिएक्शन है, तो ये एक रिएक्शन फोर्स होता है विच अ सरफेस अप्लाइज ऑन अ बॉडी प्लेस ओवर इट। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी रखी होगी, तो वो सरफेस उस बॉडी पर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है जिसको कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये आगे लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम इट। तो मतलब ये है, इसको एग्जांपल से समझ लो। जैसे ये एक सरफेस रखी हुई है, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ये बॉडी रखी है। अब ये जो सरफेस है, ये इस बॉडी पर एक अपने परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगी, एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी अपनी सरफेस से दूर। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। तो कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रखी है, वो सरफेस उस बॉडी पर खुद के परपेंडिकुलर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाती है अवे फ्रॉम द सरफेस, और वही नॉर्मल रिएक्शन होता है। इस चीज को समझाने के लिए देखो, मैंने एक ये इंक्लाइन सरफेस भी बना रखी है। अब देखो, इस पे ये जो बॉडी रखी है, इस पर भी ये सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। लेकिन देखो, क्योंकि सरफेस ये है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है ये, अवे फ्रॉम द सरफेस बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आई होप आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, बट आज के बाद आपको जरूर पता होगी। तो एक सवाल है, सवाल ये है, व्हाट डज अ वेइंग मशीन मेजर? एक वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? तो आप बहुत सिंपल सी बात बोलोगे, यार ये क्या बात पूछ रहे हो प्रॉफ मैन, एक वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? वेइंग मशीन एक वेट को मेजर करेगी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है कि जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है? वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेजर करती है। अ वेइंग मशीन मेजर्स द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करती है, ये क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये मेजर करती है वेइंग मशीन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। ठीक है, ये आपका रियल वेट नहीं है। ये रियल वेट भी हो सकता है, बट अगर हम इन जनरल बोले कि एक वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। और नॉर्मल रिएक्शन की इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, यहां पर एक ये इंसान खड़ा हुआ है, ये एक वेइंग मशीन है, देखो। ठीक है। और इस इंसान का नाम क्या है? इस इंसान का नाम है चिंटू। ये हम लोगों को आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा, तो आप प्लीज इसका नाम याद रखिएगा। इज अ वेरी हैंडसम मैन। तो चिंटू अगर वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो देगी हमें इसका अपेरेंट वेट, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। और इसका जो एक्चुअल वेट होगा, किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg। तो ये कुछ चीजें, इसको आप याद रखिएगा। बस ये याद रखना कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देती है, और उसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। और रियल वेट क्या होता है आपका? mg होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ये सब वो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट आपको एलिवेटर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आए, और यही मैं करता हूँ अपने सारे वीडियोज में। चलिए देखते हैं। तो एलिवेटर प्रॉब्लम में एग्जैक्टली बात ये हो रही है कि अगर एक लिफ्ट है या एक एलिवेटर है, ये ऊपर या नीचे एक्सेलरेट होती है। तो आप लोगों ने कई बार खुद भी फील किया होगा, जब आप कभी लिफ्ट पे जाते हो वो एकदम से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है, तो आपको फील होता है कि आपका वेट थोड़ा हैवी हो गया, आपकी बॉडी थोड़ी हैवी हो गई है। या वो एकदम से अगर कभी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी लाइट हो गई है। तो ये सब चीजें क्यों होती है, इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जरा बात करते हैं केस वन की। केस वन बोलता है कि जो एलिवेटर है ये
ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। अब देखो, इस एलिवेटर प्रॉब्लम को समझने के लिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आने वाले लॉज ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हर जगह काम आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्टेप 1 स्टेप 2 इसके फॉर्म में लिख दिया है, सो दैट आप इसको याद कर सकें। लेकिन आपको एग्जाम में ये स्टेप्स एज सच लिखने की जरूरत नहीं है कि एज्यूम योर सिस्टम, ये जो मैंने लिखा है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपको याद रखना है कि आपको इसी ऑर्डर में स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इसके सारे क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे लॉज ऑफ मोशन के। न्यूमेरिकल्स उनकी बात कर रहा हूँ जो सब लोगों को बहुत टफ लगते हैं। अगर आप ये स्टेप्स याद रखेंगे तो वो न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत इजीली होंगे। चलिए अपने केस पर आते हैं। द एलिवेटर इज मूविंग अप। ये देखो, ये एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये एक वेइंग मशीन रखी है। वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है अपना चिंटू। और ये जो वेइंग मशीन, ये जो पूरी लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से। ठीक। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमको एक सिस्टम अज्यूम करना होता है। सिस्टम जानते हो क्या होता है? सिस्टम इस यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसकी हमको स्टडी करनी है, उसको ही हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम एक बॉडी भी हो सकती है, दो तीन बॉडीज को मिला के भी हम सिस्टम मान सकते हैं। तो अभी देखो, जब हम आगे करेंगे ना क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि हम एक साथ एक से ज्यादा चीजों को मिला के भी सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं। बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सिस्टम वो यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसकी हमको स्टडी करनी होती है। अगर वो एक बॉडी है तो वो हमारा सिस्टम हो जाएगी, अगर वो एक से ज्यादा बॉडीज हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बोल देंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो बोलता है अज्यूम योर सिस्टम। अब आप याद रखिएगा, जब भी आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना है? एक सिस्टम अज्यूम करना है। तो इस केस में जो अपना चिंटू है, यही अपना सिस्टम है। तो मैंने देखो लिखा कि सिस्टम क्या है? चिंटू। अब आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, अज्यूम योर सिस्टम आप सीधे लिखेंगे सिस्टम इज इक्वल टू चिंटू। इसको बस आप याद रखेंगे कि आपको ये काम करना है। फिर बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में ना हमको साइन कन्वेंशन बताना पड़ता है। साइन कन्वेंशन मतलब हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कभी गलती नहीं हो, तो मैंने यहां पर बोला है, आप इसको याद भी रखिएगा। हमेशा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, आप उसको पॉजिटिव लीजिए और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करिए। तो देखो, हमारा एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो हमने साइन कन्वेंशन में देखो क्या लिख दिया है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और इसका ऑपोजिट यानी नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। अब जो भी फोर्सेस हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे यानी ऊपर की तरफ होंगे, उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और जो भी फोर्सेस हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे यानी कि नीचे की तरफ होंगे, उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। और ये साइन कन्वेंशन हर क्वेश्चन में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैंने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये सारी चीजें, और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। हमें अभी पेज चेंज करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे चीजों की जरूरत लगेगी मैं आपको वापस ये पेज दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना है तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना है यहाँ तक। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कि F इज इक्वल टू एम ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F एक्सटर्नल, ई एक्स टी जो है ये एक्सटर्नल को दिखाता है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। F एक्सटर्नल होता क्या है? बॉडी पर या सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ये था मेरा सिस्टम, और इसमें दो ही एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे। एक लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब देखो फोर्सेस मैंने कैसे बनाए। ये है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर चिंटू खड़ा है। तो चिंटू पर उसका जो वेट लगेगा, वेट क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से चिंटू को अपनी तरफ खींच रही है। तो वेट मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। और क्योंकि चिंटू इस वेइंग मशीन की सरफेस पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन की सरफेस चिंटू पर ऊपर की तरफ अपने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया। तो चिंटू पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। ठीक। तो सबसे पहले हमने सिस्टम लिया, अपना साइन कन्वेंशन डिसाइड किया, फिर हमको अप्लाई करना है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। यहां मैंने लिख भी दिया है कि जो भी, जब आप F एक्सटर्नल की जगह लिखेंगे तो जो भी आपने सिस्टम पे फोर्सेस लगा रखे हैं, इनमें जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है आपके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखिए। और जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखिए। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है यानी हम एन को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब हम mg को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो F एक्सटर्नल की जगह हमने क्या लिखा? n जिसको पॉजिटिव साइन के साथ, और mg जिसको नेगेटिव साइन के साथ। एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास हमने m मान लिया है, मतलब चिंटू का मास m मान लिया है, और एक्सेलरेशन तो आपको गिवन ही है, ये a है। क्लियर? तो यहां से हम जरा एन की वैल्यू निकालते हैं। हमें ये चाहिए ना कि वेइंग मशीन क्या रीडिंग दे रही है, और वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है?
नॉर्मल रिएक्शन होती है, तो हम एन की वैल्यू निकालते हैं। इस mg को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब ध्यान से देखना, mg में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तब जाके मुझे n मिल रहा है, यानी mg की जो खुद की वैल्यू है वो n से कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन mg। अब याद करो मैंने क्या बोला था, n क्या होता है, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट यानी वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर रियल वेट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी रियल वेट है, अगर कोई एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो आपका रियल वेट जो भी है वेइंग मशीन उससे ज्यादा रीडिंग दिखाएगी। और यही वजह होती है कि आपको भी लगता है कि आपका जो वेट है वो स्लाइटली हैवी हो गया या बढ़ गया है एकदम से, अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, हेंस आवर वेट अपीयर्स हेवियर इफ एन एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स। तो कोई एक्सेलरेटर अगर ऊपर एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो आपको स्लाइटली हैवी फील होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपने यहाँ पे निकाल दिया है, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो mg से ज्यादा आ रही है, यानी वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो रियल वेट से ज्यादा आएगी। तो आपको आई होप ये केस समझ में आ गया है, और ये स्टेप्स अब आप याद रख लीजिएगा। सिस्टम एज्यूम करना है, साइन कन्वेंशन लिखना है, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना है, और एफ एक्सटर्नल में जो भी फोर्सेस सिस्टम पे लग रहे थे उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से भी रिवाइज हो जाएगा जब हम नेक्स्ट केसेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट केस टू। केस टू क्या बोलता है कि जो एलिवेटर है इस बार वो नीचे की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। अब देखते हैं कि चिंटू पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बनाई मैंने एलिवेटर, ये बनाई मैंने वेइंग मशीन, इसके ऊपर खड़ा है अपना चिंटू, और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है ए। अब जरा ध्यान से देखना, फिर से हम जरा चिंटू पे फोर्सेस लगा देते हैं। वेट तो नीचे की तरफ mg ही लगेगा, और चिंटू क्योंकि इस पे खड़ा हुआ है वेइंग मशीन में, तो जो वेइंग मशीन है उसकी सरफेस चिंटू पर अपने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। ठीक है, अब स्टेप्स याद है ना आपको, अब हम स्टेप वन स्टेप टू नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट उस उनमें जो काम करते थे उन स्टेप्स में वो करेंगे। सबसे पहले सिस्टम एज्यूम करना है, मैंने चिंटू को सिस्टम एज्यूम किया। साइन कन्वेंशन क्या बताया था मैंने, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो इस बार मैंने क्या किया, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। ठीक, थर्ड स्टेप क्या था, एफ एक्सटर्नल इजिकल टू एम ए, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, एफ एक्सटर्नल की जगह हम सारे फोर्सेस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो क्योंकि देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस बार mg को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ऊपर का डायरेक्शन इस बार नेगेटिव है, तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और ये किसके इक्वल है, m इंटू ए, मास ऑफ चिंटू इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बट उसकी वैल्यू ए है तो हमने ए लिख दिया। ठीक, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वेइंग मशीन क्या रीड करने वाली है, यानी एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एन को इधर भेज देंगे तो एन पॉजिटिव हो जाएगा, और एम ए इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम mg में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ma को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके n मिल रहा है। मतलब mg में से कुछ कम करोगे तब जाके n मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि mg की खुद की वैल्यू n से ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि mg इज ग्रेटर देन n। और mg क्या है, तुम्हारा रियल वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल वेट है वो, और n क्या होता है, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट से ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में रियल वेट अपेरेंट वेट से ज्यादा है। मतलब अगर कोई एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो आपके रियल वेट से कम होगी। और यही रीजन है कि आपको भी अपीयर होता है कि आप स्लाइटली लाइटर हो गए हो, आपका जो वेट है वो स्लाइटली कम हो गया है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वेट अपीयर्स लाइटर इफ एन एलिवेटर एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स। याद रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, तो केस टू आपको समझ में आया, हमने जो स्टेप्स लिखे थे वो अपने यहाँ पे फॉलो किए। अब बात करते हैं केस थ्री की। केस थ्री क्या है, ये थोड़ा सा डिजास्टर्स थिंग है कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी एलिवेटर में हैं और एलिवेटर जो है वो टूट जाए ऊपर से। जो स्ट्रिंग एलिवेटर को ऊपर नीचे लेके जाती है, अगर वो स्ट्रिंग टूट गई तो क्या होगा, इट्स लाइक कि आपने एक बॉल को ऊपर से बिल्डिंग से फेंक दिया है। तो जब एक बॉल को आप बिल्डिंग से फेंकते हैं तो वो क्या करती है, फ्री फॉल करती है। और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम केस थ्री यही ले रहे हैं कि फ्री फॉल हो गया, यानी एलिवेटर इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
डायग्राम सिमिलर ही बनेगा। ये एलिवेटर है, इस पे ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में खड़ा है चिंटू। और इस बार एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, एलिवेटर गिर रही है किस एक्सेलरेशन से? जी के एक्सेलरेशन से। फोर्सेस सेम, इसका वेट नीचे ही लगेगा mg, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है n वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब स्टेप वन सिस्टम, तो सिस्टम कौन है? चिंटू। स्टेप टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। अब एक्सेलरेशन है तो नीचे ही, तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड उसका ऑपोजिट यानी ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव। थर्ड स्टेप, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। अब एफ एक्सटर्नल की जगह हमको फोर्सेस लिखने हैं, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो mg को लिखा पॉजिटिव साइन के साथ, और n ऊपर की तरफ है, ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव है तो n को लिखा नेगेटिव साइन के साथ, और इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम विच इज m, एंड एक्सेलरेशन a की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? g लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब आप देखोगे तो क्या होगा, mg और mg दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आएगी जीरो। n की वैल्यू जीरो का मतलब ये है कि अगर आप एक, आपका अपेरेंट वेट क्या है? जीरो है, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं और लिफ्ट टूट जाती है बाय चांस और वो फ्री फॉल करने लगती है, तो जो वेइंग मशीन है वो कितनी रीडिंग देगी? जीरो रीडिंग देगी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर वेटलेसनेस बोलते हैं। आपको वेटलेसनेस फील होगी अगर लिफ्ट एकदम से टूट गया तो। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को पॉज करते रहिएगा। अब आते हैं केस फोर पे। केस फोर में क्या है? अभी तक तो हम बता रहे थे कि एलिवेटर ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? एलिवेटर या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी ही सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो हमने क्या किया? एलिवेटर बनाया, वेग मशीन बनाई, चिंटू को बनाया, इस बार लिख दिया कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है और ये एलिवेटर ऊपर या नीचे कैसे भी जा सकता है। फोर्सेस बनाए, mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ। अब अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। सिस्टम माना चिंटू को, साइन कन्वेंशन। अब इस केस में देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले लो, उसके ऑपोजिट को नेगेटिव ले लो। तो हमने इस बार क्या किया? ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर हमने स्टेप थ्री लिखा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। अब एफ एक्सटर्नल की जगह फोर्सेस लिखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस बार एन को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एन ऊपर लग रहा है, और mg जो है वो नीचे लग रहा है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो mg को नेगेटिव लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, n माइनस एम जी। अब m इंटू ए है, a की जगह अगर हमने जीरो पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरो। यहां से अगर हम mg को इस साइड भेज देंगे तो क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू mg। इसका मतलब n क्या है? अपेरेंट वेट, और mg क्या है? रियल वेट। तो यानी कि अगर एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है तो जो आपका वेट है आपको उतना ही फील होगा, और वेइंग मशीन भी एकदम एक्यूरेट रीडिंग देगी। तो इस केस में अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या होता है? सेम होता है। तो आई होप आपको ये चारों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और ये खुद तो केसेस इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में ये जो मैंने आपको स्टेप्स वगैरह बताए ना, ये बहुत काम आएंगे आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो बहुत डिटेल में इसको समझिएगा। जब भी आपको लगता है कि आपको ढंग से नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा से देखिए, अपने नोट्स रिवाइज करिए और कॉन्टिन्यूसली इसे पढ़ते रहिए। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और। अब यहाँ पे मैंने एलिवेटर के बारे में सब कुछ बताया है, बट जरूरी नहीं है कि ये चीजें सिर्फ लिफ्ट के लिए वैलिड है। एक इंसान अगर किसी भी ऐसी चीज में खड़ा है जो ऊपर या नीचे एक्सेलरेट हो रही है, तो इन दैट केस ये सारी चीजें तब भी क्या होंगी? वैलिड होंगी। तो याद रखिएगा इसको। अब आते हैं अपने क्विज पर, और क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे मैं बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़े और अपना दिमाग भी लगाना पड़े, और आपको इसके आंसर जरूर देने चाहिए। बट उससे पहले अगर आपको जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे तो आपको भी हमेशा फायदा ही मिलेगा। अब आते हैं जरा क्विज पर, ध्यान से देना इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? स्टेटमेंट ए है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। स्टेटमेंट बी है लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज जीरो। स्टेटमेंट सी है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। एंड स्टेटमेंट डी है लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। जिसको भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए,
अगर आपका आंसर सही होंगे तो मैं उसे लाइक कर दूंगा, बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और प्रॉफमैन मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।